एक गलत रास्ता कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, यही जानेंगे हम आज की इस कहानी से। जब 5 टीनेजर्स एक गलत रास्ता लेकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनके पीछे एक ऐसी कुदरती आफत पड़ जाती है जो कि किसी भी तरह से उन्हें अपना शिकार बनाना चाहती थी। तो आखिर यह क्या चीज है और यह बच्चे इससे कैसे बचेंगे, चलिए जानते हैं इस कहानी से। फिल्म की शुरुआत में हम एक यंग लड़के को जंगल से होकर भागते हुए देखते हैं। वो काफी डरा हुआ था। वो एक जगह पर आकर बैठ जाता है। वो थका हुआ था। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे कोई चीज उसका पीछा कर रही हो। खैर, इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक बस को दिखाया जाता है जिसमें 5 टीनेजर्स अपने फैमिली ड्राइवर के साथ एक ट्रिप पर निकले होते हैं। इन टीनेजर्स के ड्राइवर का नाम जोसेफ होता है, जो कि एक काफी अच्छी आदत वाला बंदा था। ये सभी लोग बस में मजा करते हुए जा रहे थे। तभी रेडियो पर एक न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि आज रात ग्रहण होने वाला है, जो कि 20 साल में एक बार होता है। जोसेफ इसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड था, लेकिन टीनेजर्स को इसकी कोई परवाह नहीं थी। हम देखते हैं कि यह रास्ता जंगलों से होकर गुजरता है, जहां कुछ दूर आगे जाने पर ही जोसेफ को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है क्योंकि आगे का रास्ता बंद था। आगे बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हुई थी और साथ ही यहाँ पर एक क्रेन भी खड़ी थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वो लोग आए तो थे, लेकिन वो यहाँ पर है नहीं। अब इतनी दूर आने के बाद जोसेफ वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो एक शॉर्टकट लेता है, जो कि एक सही फैसला तो नहीं था, लेकिन इनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। और यहीं पर हम एक इंसान का हाथ देख पाते हैं जो कि लकड़ियों में दबा हुआ था। खैर, अब आगे बढ़ने पर ये लोग एक ऐसे रास्ते पर पहुंच जाते हैं मानो सर्दियां आ गई हो। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। जंगल और भी ज्यादा घना होता चला जाता है और कोहरा भी और बढ़ने लगता है। और साथ ही हमें यहाँ पर कुछ जानवरों के कंकाल भी दिखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी और दुनिया में चले गए हो, लेकिन आगे बढ़ने पर इन्हें फिर से रुकना पड़ता है क्योंकि रास्ते के बीच एक मरा हुआ जानवर पड़ा था। जोसेफ उसे हटाने के लिए जाता है, लेकिन ऐसा करने के बाद जब वो वापस लौटता है तो वो अकेला वापस नहीं आता। उसके साथ एक और आदमी भी होता है जिसने उसे गन पॉइंट पर ले रखा था। इसका नाम है पेड्रो, जो कि एक साइको सीरियल किलर है जो बच्चों को अपना शिकार बनाकर उनकी जीप काट लिया करता था। 2 साल पहले इसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही ये वहाँ से भागकर इन जंगलों में आकर छिप गया। अब इन बच्चों को होस्टेज बनाकर यह शहर जाना चाहता था। सभी बच्चे इससे बहुत डर जाते हैं और जोसेफ भी उसे शांत रखने के लिए उसके कहने पर ही ड्राइव करने लगता है। खैर, अब ये लोग धीरे धीरे एक टनल में एंटर करते हैं। ये काफी बड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई अंत ही ना हो। टेंशन में कोई भी नोटिस ही नहीं करता कि एक बोर्ड पर लिखा था कि ये एक मिलिट्री जोन है और इसमें आम लोगों का जाना मना है। खैर, अब इस टनल में एंटर होने के कुछ ही देर बाद इनकी यह बस खराब हो जाती है। पेड्रो एक बच्चे को गन पॉइंट पर लेकर इसे जल्दी ठीक करने के लिए कहता है। जोसेफ पूरी कोशिश तो करता है, लेकिन उसे परेशानी समझ नहीं आती और तभी इन्हें बस की रोशनी में दूर सड़क पर सामने कोई चीज नजर आती है। उसका रंग काला था, वो चमगादड़ जैसी दिख रही थी। तो पेड्रो जोसेफ को भेजता है उसे चेक करने के लिए। तभी अचानक से टनल्स की लाइट भी चली जाती है और अब जैसे ही जोसेफ उस चीज के पास पहुंचता है, वो चीज उठकर खड़ी हो जाती है। वो चीज उसकी जान ले लेती है। अंधेरे में कोई भी ठीक से कुछ देख नहीं पाता, लेकिन जोसेफ की चीखों से सभी की हालत खराब हो जाती है और खास तौर पर इनमें से पेड्रो बहुत डर चुका था। वो अभी यहाँ से निकलना चाहता था। गाड़ी की चाबी जोसेफ के पास होती है, लेकिन पेड्रो की हिम्मत नहीं होती बाहर जाने की, तो वो इन्हीं बच्चों में से एक को भेजता है और बेस बाहर जाती है चाबी लेने के लिए। जोसेफ की हालत देखकर वो बहुत डर जाती है क्योंकि उसके शरीर का हाल बहुत बुरा था। बेस को टनल के कोने में एक अंधेरा साया नजर आता है और जैसे ही वो टॉर्च ऑन करती है, वो एक कोने में छिप जाता है। लेकिन वो समझ जाती है कि ये वही क्रिएचर है जिसने जोसेफ की जान ली है, जो कि इंसान जैसा दिख रहा था। अब बेस भागकर वापस गाड़ी में आ जाती है। जो भी उसने देखा वो इन सभी को बताती है। अब पेड्रो उस चाबी से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बस तो खराब हो चुकी थी और अचानक से उन्हें बस के ऊपर किसी के भारी पैरों की आवाज सुनाई देती है। अब ये लोग बस में भी सेफ नहीं थे। पेड्रो ऐसा मरना नहीं चाहता था, तो वो बस से उतर जाता है उस क्रिएचर का शिकार करने, लेकिन उल्टा उसकी ही जान चली जाती है। ये बच्चे बस का दरवाजा बंद करके किसी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खतरनाक क्रिएचर अपने नोकी नाखूनों से दरवाजा खोलकर बस के अंदर आ जाता है। अब ये डर से सभी लोग चिल्लाने लगते
लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरा दरवाजा भी जाम हो चुका था। अब इसी सब में बेस को याद आता है कि उसके लाइट दिखाने पर ये क्रिएचर छिप गया था, तो इस बार भी यह वैसा ही करती है। यह सभी उसे फ्लैश लाइट से डराकर बस से बाहर कर देते हैं। टनल के पास से ही उन्हें एक साइड वे मिलता है जहाँ से ये नीचे जाने लगते हैं, लेकिन नीचे तो पूरी भूल भुलैया थी और बहुत ही ज्यादा अंधेरा भी, इसलिए इन्हें यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। अब ये लोग एक रास्ता पकड़कर एक रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैंडल्स पड़े हुए थे और साथ ही एक फ्लोर मैप भी था, जिनसे इनको पता लग जाता है कि जनरेटर कहाँ पर है। अब बेस और नोलन समझ चुके थे कि इस क्रिएचर को सिर्फ रोशनी से ही हराया जा सकता है, तो वो लोग मैप को फॉलो करते हुए जनरेटर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये लोग वहाँ तक पहुँच तो जाते हैं, लेकिन उससे पहले इन्हें रास्ते में एक स्केलेटन दिखता है और ऐसा लग रहा था जैसे ये इंसान भी इसी क्रिएचर का शिकार बना होगा। वहीं दूसरी तरफ क्वीनी को बाथरूम जाना पड़ता है, तो रेजी उसके साथ जाता है। अब एक जगह पर आकर यह खड़े हो जाते हैं और रेजी उससे थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस तरह से वो क्रिएचर उसे अपने साथ उठाकर ले जाता है। अब रेजी काल को भी बुला लेता है और ये दोनों मिलकर क्वीनी को ढूंढने लगते हैं। अब अंधेरे रास्तों से गुजरते हुए इन्हें उस क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए ये लोग एक कोने में पहुंच जाते हैं। एक अंधेरे कोने में यहाँ पर इन्हें क्वीनी तो मिल जाती है, लेकिन उसे देखकर इनकी हालत खराब हो जाती है। क्वीनी के ऊपर वो क्रिएचर लेटा था, उसने उसे जकड़ रखा था। अब क्वीनी को बचाने के लिए रेजी उस पर आग से हमला करता है और इससे क्वीनी तो बच जाती है, लेकिन वो रेजी को पकड़ लेता है। कार्ल और क्वीनी बस देखते ही रह जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं उसी वक्त बेस और नोलन जनरेटर ऑन कर देते हैं और इस पूरी जगह में रोशनी हो जाती है और आखिरकार उस क्रिएचर को यहाँ से भागना ही पड़ता है। रेजी इसी तरह से खुद को संभालता है, लेकिन वो अभी भी डर से कांप रहा था। खैर, अब ये तीनों यहाँ से नोलन और बेस को ढूंढने के लिए निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हें सबको एक साथ रहना होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी सेफ नहीं है। वहीं जनरेटर ऑन करते ही बेस और नोलन को वहाँ की हालत दिखती है। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई रहता हो। दीवार पर बहुत सारे मिसिंग पोस्टर लगे हुए थे, इस क्रीचर के स्केचेस बने हुए थे, कुछ पेपर थे और एक डायरी जिस पर जूली और सर्बी का नाम लिखा हुआ था। और यह वही लड़का था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में भागते हुए देखा था। ये 40 साल पुरानी बात है। सर्बी, जूली और उसकी बहन ऐसे ही टहलते टहलते इस क्रिएचर की टनल में आ पहुँचे थे। इन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था, लेकिन सर्बी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बहन की जान एक ऐसे ही एडवेंचर में जाएगी, वो भी इस क्रीचर के हाथों। उस वक्त उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया, ना उसके पेरेंट्स ने, ना पुलिस ने, लेकिन सर्बी ने अपनी खोज जारी रखी। 20 साल बाद वह वापस आ गया इस टनल में। इसी को उसने अपना घर बना लिया और यहीं रहकर इस क्रीचर के बारे में सारे क्लूज इकट्ठा करने लगा। उसे भी इस क्रीचर के लाइट सेंसिटिव होने के बारे में पता था, इसीलिए उसने एक हाई वोल्टेज मशीन बनाई जिसकी रोशनी से वह इस क्रीचर को काबू कर सकते थे। लेकिन इसके पूरा होने से पहले ही उनकी भी जान चली गई थी और अब उसके पूरे 20 साल बाद इनका ग्रुप इस भूल भुलैया में आ फंसा है। इन्हें यहाँ पर पता लगता है कि ये क्रीचर एक पैरासाइट की तरह, जो कि इंसानों और जानवरों के ब्लड से खुद को जिंदा रखता है और पहले से ही इन दो पर हमला हो चुका था। रेजी तो फिर भी ठीक था, लेकिन क्वीनी के कंधे पर उसने काट लिया था। अब पहले तो इन पांचों का प्लान इस टनल से बाहर निकलना था, लेकिन इन्हें अब रियलाइज होता है कि इन्हें सर्बी का अधूरा काम पूरा करना चाहिए, वरना इस तरह से ये क्रीचर आधे शहर को खा जाएगा। और वैसे भी उस क्रीचर के जिंदा रहते हुए यह लोग यहाँ से जा भी नहीं सकते थे। क्वीनी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, वो ज्यादा भाग नहीं पाएगी, इसीलिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं। वो सर्बी की उस मशीन को ढूंढ निकालते हैं और उसके सभी कनेक्शंस आपस में जोड़ देते हैं। अब ये मशीन काम के लायक बन चुकी थी, तो नोलन एक बार फिर से जनरेटर ऑफ कर देता है। रेडियो की आवाज और क्वीनी के खून से उस क्रीचर को बाहर निकलने के लिए ललचाता है। प्लान ये था कि उस क्रीचर के मशीन के सामने आते ही बेस जनरेटर ऑन कर देगी। रोशनी से ये क्रीचर अंधा हो जाएगा और तभी यह लोग उसे जलाकर मार देंगे। अब ये लोग अपना प्लान शुरू कर देते हैं और वो क्रीचर इनके सामने भी आ जाता है, लेकिन जनरेटर का हैंडल इतना ज्यादा टाइट था कि बेस उसे उठा ही नहीं पाती। रेजी उस क्रिएचर के एकदम सामने था, वो उसकी सांसें सुन सकता था। अब नोलन उसे बचाने के लिए आवाज करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। बेस भी इसी तरह से आवाज करती है नोलन को बचाने के लिए। अब एक बार फिर से ये इस क्रिएचर को खून से ललचाकर उस मशीन के पास लेकर आते हैं और नोलन पूरी जान लगाकर उस हैंडल को खींचता है और अचानक से
हाई वोल्टेज रोशनी से पूरा कमरा भर जाता है और इस बार इस क्रीचर की हालत खराब हो जाती है। तीनों लड़के मिलकर उस क्रीचर पर हमला कर देते हैं और वो 2 लड़कियां मैप फॉलो करते हुए बाहर की तरफ भागती हैं। बाहर सुबह हो चुकी थी और दिन की रोशनी में वो क्रीचर इनका कुछ नहीं उखाड़ सकता था। इन्हें लगता है कि शायद ये बच गई, लेकिन इन्हें गलत साबित करते हुए पीछे से वो क्रिएचर आ जाता है। बेस और क्वीनी डर जाती हैं, लेकिन असल में यह उनके प्लान का ही एक हिस्सा था। हम टनल के अंधेरे से तीनों लड़कों को हाथ में मसाल लेकर इसी तरफ आते हुए देखते हैं। सामने सूरज की रोशनी थी और पीछे आग। ये क्रीचर इनके जाल में फंस चुका था और मौका देखते हुए उस क्रीचर में आग लगा देते हैं। इनके सामने ही ये क्रीचर आग में जलकर इनके सामने ही राख बन जाता है और आखिरकार यह 5 सेफली उस टनल से बाहर निकल पाते हैं। अब क्वीनी का इलाज किया जाता है और ये लोग पुलिस को भी बताते हैं, लेकिन इन पर यकीन कोई नहीं करता। अब अगले दिन एक ऑफिसर आते तो है चेक करने के लिए और उन्हें यकीन था कि उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन टनल में एंटर होते ही किसी जानवर के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और अचानक उनका टॉर्च खराब हो जाता है और हमें उसके पीछे अंधेरे में वही क्रीचर नजर आता है। इस ऑफिसर के साथ क्या होता है यह तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन अंधेरे में इसकी चीखें सुनाई देती हैं, यानी कि यह भी इस क्रीचर का शिकार बन गया। और इसी के साथ यह फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और आगे ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।